फेस्टिव फूड रेसिपीज़ में आज से शुरू हो रही है हमारी राखी सीरीज़ और इस राखी सीरीज़ में मैं आपके सामने शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और राखी के लिए स्पेशल बनने वाली रेसिपीज़ जो कि आप घर में बना सकते हैं बेहद आसानी से। आप इन्हें गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग कैसे करनी है सारी चीज़ें मैं अपनी आगे आने वाली सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो उसी सीरीज़ की एक रेसिपी है जिसमें हम बनाएंगे मोहन थाल। ये गुजराती पारंपरिक मोहन थाल बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आगे आने वाली सारी राखी की रेसिपीज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मोहन थाल बनाने के लिए हमको चाहिए होगा बेसन। तो यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम के जितना बेसन। कप्स में देखेंगे तो लगभग 2.5 कप के जितना बेसन है। अब बात करते हैं बेसन हमें कौन सा यूज़ करना है। मोहन थाल बनाने के लिए स्पेशल मोटे तरीके का बेसन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मेरे पास ये पैकेट वाला बेसन है जो नॉर्मली सब जगह पर अवेलेबल होता है। इससे भी बेहद आसानी से आप मोहन थाल बना सकते हैं। तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं वो आप देख लीजिए। मैंने इस बेसन को एक बड़े से परात में ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप के जितना दूध और दूध को मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरीके से डालती जाऊँगी बेसन के साथ में और हाथों के बीच इसको रब करती जाऊँगी। तो जितना भी दूध है वो एक साथ नहीं डालना है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इस तरीके से हाथों के बीच इसको मिक्स करती जा रही हूँ। हमें यहाँ पर इसका कोई आटा नहीं गूंथना है। हमारा दूध डालने का पर्पज़ सिर्फ इतना है ताकि जो बेसन है उसके अंदर छोटा छोटा सा हम इसमें दाना क्रिएट कर सकें, यानी कि इसको दानेदार टेक्सचर दे सकें। तो ये स्टेप करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक और लगभग 1 मिनट तक आपको इसी तरीके से रब करते रहना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इस बेसन को यहाँ पर दानेदार बनाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये मोहन थाल बन के तैयार होगा। और मोहन थाल बेसन की बर्फ़ी जैसा नहीं होता है, क्योंकि बेसन की बर्फ़ी में बेसन को हम डायरेक्टली भूनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दानेदार बेसन चाहिए। इसके लिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। बेसन को मैंने मिक्स कर लिया है दूध के साथ में। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है और खाने वाली चम्मच से नाप करके 6 चम्मच इतना मेल्ट किया हुआ घी यहाँ पर ऐड किया। घी डालने के बाद फिर से हम वापस से इसी तरीके से हाथों के बीच रब करते हुए इसे भी अच्छी तरह से इस बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे। वापस से आप इसे आधे से 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से इकट्ठा कर देना है बेसन को इसी प्लेट में। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि जितना भी हमने दाना क्रिएट किया है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अब हम इसे किसी बड़ी कटोरे या फिर थाली से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखिए ये बेसन काफ़ी ज़्यादा दानेदार हो चुका है। इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार है। अब क्योंकि हमने बेसन को हाथों से मिक्स किया था, इसमें कई सारे ऐसे दाने हैं जो थोड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, यानी कि हमारा बेसन अभी इवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छान लेंगे छन्नी पे डाल करके, ताकि जितना भी बेसन है जिसमें दाना क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा इवन हो जाए। तो छानने के लिए आपको इस तरीके से मोटी वाली छन्नी इस्तेमाल करनी है, जो नॉर्मली आटा वगैरह छानने में हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बारीक छन्नी मत लीजिएगा, क्योंकि बेसन हमारा दानेदार है, बारीक छन्नी से वो आसानी से पास नहीं हो पाएगा। ये देखिए हमारे पास दानेदार एकदम इवन टेक्सचर वाला बेसन अच्छी तरह से तैयार होने लगा है। अब जो ऊपर इस तरीके से मोटे मोटे से डले आपको दिख रहे हैं, इनको आप हाथों की मदद से इस तरीके से फोड़ते जाइए और इसको छानते जाइए। अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप बस इस तरीके से आप छान लीजिए जितना आप छन्नी से छान सकते हैं। बाकी जितना भी बचेगा आप उसको एक मिक्सी के जार में डाल करके हल्का सा पल्स पे चला लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है, क्योंकि हमें बेसन का वापस से चूरा नहीं बनाना है। ये देखिए आप बस इस तरीके से आपको चला लेना है। ये देखिए दानेदार ही है, लेकिन मैंने इसे 1 से 2 बार पल्स कर लिया है। जो भी मोटे मोटे से पार्ट थे वो सारे यहाँ पर मिक्स हो गए। अब हम इसे वापस से छन्नी में डाल करके छान लेंगे और हमारा सारा बेसन इस तरीके से तैयार हो जाएगा एकदम दानेदार टेक्सचर के साथ में। ये देखिए आप हमारा बेहतरीन सा दानेदार टेक्सचर के साथ ये बेसन बनके तैयार हो चुका है। तो हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया है, जो हमारे मोहन थाल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें करनी है इस बेसन की भुनाई। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पर आज लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। लोहे की कढ़ाई को इस्तेमाल करने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला ये, इसको इस्तेमाल करने से इसके अंदर जो भी चीज़ हम भूनते हैं उसका रंग बहुत अच्छा आता है, साथ ही साथ उसकी जो गुडनेस होती है वो भी हमारे खाने में जाती है। आप चाहें तो इसकी भुनाई के लिए कोई भी भारी तले का बर्तन या फिर पैन इस्तेमाल कर सकते हैं।
बेसन को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है देसी घी। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के जितना घी। ये जमी हुई फॉर्म में है। अगर आप मेल्ट करके लेंगे तो 1 कप के जितना ये देसी घी है। 250 ml वाला मेजरिंग का पूरा भर करके यहाँ पर देसी घी जाता ही जाता है। अगर आपने इसे घर की किसी कटोरी या कप से बेसन को नाप करके लिया है तो अगर आपने 2.5 कप के यानी 2.5 कटोरी जितना बेसन लिया है तो जिस कटोरी से आपने बेसन को नापा था उसी कटोरी से नाप करके 1 कप के जितना घी ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ली है इस तरीके की ट्रे जो कि हम मोहन थाल को सेट करने में इस्तेमाल करेंगे। आप घर की किसी भी थाली में इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो घी है हल्का सा मेल्ट हो गया है, इसको हम इस तरीके से ट्रे पर लगा करके चारों तरफ इसे अच्छी तरह से ग्रीस करके एक साइड रख लेंगे। अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम है। हम यहाँ पर इस टाइम पे हमारा तैयार किया हुआ सारा दानेदार बेसन यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बेसन की सारी ही बुनाई आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर करनी है। किसी भी पॉइंट पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम भी मत कीजिएगा, क्योंकि बेसन काफ़ी जल्दी से जलने लगता है और जब बेसन धीमी धीमी आंच पर भुनता है तो उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा इन्हांस होकर आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस घी के साथ में बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे बेसन की जो कंसिस्टेंसी है घी के साथ मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गई कि आपको भी थोड़ा सा बेसन थोड़ा थिक सा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बेसन घी के साथ में भुनता जाता है ये अपने आप से थोड़ा सा घी रिलीज़ करता है। तो इसीलिए आपको इस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखना है और बीच बीच में इस तरीके से स्टर करते हुए इसको भूनते जाना है। बेसन को आपको ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बीच बीच में इस तरीके से स्टर ज़रूर करते रहना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि बेसन पूरी तरह से भुन चुका है और इसकी बुनाई अब इस टाइम पे स्टॉप करनी है? तो यहाँ पर देखिए जब हमने बेसन को भूनना स्टार्ट किया था तो उसका रंग कुछ इस तरीके से था, लेकिन जैसे जैसे हमारा बेसन भुनता जा रहा है इसका रंग धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। अब देखिए आप बेसन का रंग कैसा हो चुका है। इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना घी और ऐड कर दिया है और इस तरीके से इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये भुनता जाएगा ना ये अपना घी रिलीज़ करता जाएगा और आपको एक्स्ट्रा घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना मेजरमेंट बताया है बस उसी हिसाब से आपको इस रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखिए अब हमारे बेसन को हमें इस स्टेप तक भूनना है जब बेसन का रंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। जब हमने भूनना शुरू किया था और अब जो बेसन का रंग हो गया है, यानी जो पार्ले जी बिस्किट होता है उसके जैसा रंग इसका आ चुका है। बस इस टाइम तक ही हमें बेसन को भूनना होता है, इससे ज़्यादा हमें इसकी बुनाई नहीं करनी है। बेसन जब भुनता है तो उसकी एक भीनी भीनी खुशबू होती है जो पूरे किचन में फैल जाती है। तो उससे भी आप जान सकते हैं कि बेसन की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ये बेसन हमारा भुन करके तैयार है। बस इस टाइम पे जब आपका बेसन इस तरीके से भुन जाएगा तब आपको इसमें ऐड करना है मावा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 200 ग्राम के जितना मावा, यानी कि जो बेसन की क्वांटिटी हमने ली थी 400 ग्राम जितना, उसे जस्ट आधे रेशियो में मैंने यहाँ पर मावे का इस्तेमाल किया है। मेरे पास ये घर का बना हुआ मावा अवेलेबल था। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर से इंस्टेंट मावा तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाया जाता है वो इंस्टेंट मावा देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे रिच टेस्ट के लिए आपको मिल्क पाउडर का यूज़ करना है, डेयरी वाइटनर का नहीं। मिल्क पाउडर कुछ इस तरीके के पैकेट्स में बहुत ईजिली मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पर आधे कप जितना चाहें आप मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए, या फिर चाहें तो आप इससे मावा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था और ऑलरेडी हमारा जो बेसन है उसमें अच्छी खासी गर्माहट है, जिससे हमारी इसी गर्माहट में जितना भी हमने यहाँ पर मावा ऐड किया है वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो मावे को मिक्स करने के बाद इसमें अच्छी तरह से आपको इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे छोड़ देना है, ताकि जितना भी बेसन है और जो मावा है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ रहा है तब तक हम यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अलग से पैन। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 कप के जितनी चीनी। चीनी हमें बेसन के रेशियो के हिसाब से लेनी है, तो लगभग आप बराबर की भी चीनी डाल सकते हैं, पर 2 कप सफिशिएंट रहेगी। मैं यहाँ पर 1 चुटकी जितना लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। कलर डालना यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अब चाशनी को मैंने एक बार हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इस चाशनी को चेक करेंगे कि ये मोहन थाल को जमाने के लिए परफेक्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें और चाशनी की कुछ बूंदें डाल करके देखें। अभी देखिए चाशनी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जा रही है, यानी ये देखिए जैसे ही मैंने चाशनी डाली सारी ही पानी के साथ मिक्स हो गई। इसका मतलब चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है।
आप इसे फिंगर के बीच भी टेस्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए अब इसमें बस हल्की सी चिपचिपाहट सी आई है, बहुत ही कमज़ोर सी तार बन रही है। लेकिन हमें मोहन थाल बनाने के लिए एकदम गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई के बीच ही रखा है और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो लगभग आधा मिनट मैंने इसे और पकाया। अब मैं फिर से इसको डाल करके पानी में चेक करूँगी। अब देखिए जब मैंने पानी में इस चाशनी के सिरप को डाला है, अब देखिए ये चाशनी एक जगह पर इकट्ठा सी हो रही है और आप अगर इसे हाथ में उठा करके देखेंगे तो इसकी एक बॉल जैसी बननी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, ये बॉल एकदम सॉफ्ट सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसे ज़्यादा पका दिया तो चाशनी के कारण आपकी जो मोहन थाल है वो बहुत टाइट जम के तैयार होगी। हाथों के बीच टेस्ट करके भी देख सकते हैं, फिंगर्स पे इस तरीके से उठा करके देखेंगे। हल्का ठंडा होने के बाद एक तार बन रही है इसमें और एकदम पक्की तार बन रही है। ये देखिए तार कहीं पर टूट नहीं रही है, इसका मतलब हमारी एक तार की चाशनी बन के तैयार है। तो जब ऐसा हो जाएगा सिरप, आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और जो हमने तैयार करके रखा था बेसन वाला मिक्सचर, बस उसी मिक्सचर में आपको ये तैयार की हुई चाशनी ऐड कर देनी है। अब आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी नहीं चालू करना है, इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि चाशनी ऑलरेडी गर्म है। बस इस गर्म चाशनी को आप इसमें डालेंगे और फटाफट से आप मिक्स करते जाएंगे तो बस आपका जो मोहन थाल का मिक्सचर है वो फटाफट से तैयार हो जाएगा। अगर आपने इस पॉइंट पे गैस के फ्लेम को चालू करके इसको पका दिया तो उस केस में क्या होता है, इसका सारा ही जो घी है वो सेपरेट हो जाता है और वो अच्छे मोहन थाल की निशानी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, बस इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है क्योंकि चाशनी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, तैयार है और जो हमारा बेसन वाला मिक्सचर है वो भी अच्छी तरह से सिका हुआ है। तो आपको अब कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फटाफट से हमारी ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर इसको डाल दीजिए। तो ग्रीस की हुई ट्रे या थाली में आप इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए, मोटा पतला जैसा भी आपको रखना है बस उस तरीके से आप इसे रख करके ऊपर से हम चांदी के वर्क और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ में इसको गार्निश कर लेंगे। और मोहन थाल के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। वैसे अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख के फटाफट से सेट कर सकते हैं। फ्रिज में ये 3 से 4 घंटे में आसानी से सेट हो जाएगा। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा था और आप देखिए हमारा मोहन थाल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा मोहन थाल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे बिल्कुल हलवाइयों जैसे कट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से स्केल से इसको मेजर करके कट कर रही हूँ। आप इसे अपने मन चाहे पीसेज में कट कर लीजिए और इसे सर्व कीजिए। ये बेहद शानदार बनता है और इसे खाने के बाद और देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे घर में तैयार किया है। इतनी शानदार मिठाई है कि आपको इस त्यौहार के मौके पर ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये राखी स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इन टिप्स के साथ बनाएंगे तो बेहद शानदार आपका ये मोहन थाल बनके तैयार होगा। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और नई फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।